हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स। आज की इस ऑनलाइन क्लास में 12वीं क्लास का जो फिजिक्स में चैप्टर 4 है विद्युत धारिता, इसमें 7वें पार्ट में अपन संधारित्रों के संयोजन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको समझने के लिए जो 10th क्लास में पढ़ के आए अपन प्रतिरोधों का संयोजन, तो सेम उसी तरीके से संधारित्रों का संयोजन होता है। तो एक बार अपन एक नज़र उन संयोजन जो प्रतिरोधों के बारे में था उसके बारे में पढ़ेंगे। प्रतिरोधों का जो संयोजन है श्रेणी संयोजन, दूसरा समांतर संयोजन। किस प्रकार से पता चलता है कि ये श्रेणी है और ये समांतर है? तो ध्यान दो, ये वाला श्रेणी क्रम है, इसका मतलब कैसे है ये? यहाँ कोई बैटरी, इससे ली गई धारा आई मान लो, और अब ये जो धारा है वो पहले प्रतिरोध में भी वही जा रही है, दूसरे प्रतिरोध में भी वही जा रही है। धारा कहीं बीच में बंट नहीं रही है, विभाजित नहीं हो रही है। तो इसमें भी वही और दूसरे प्रतिरोध में भी वही धारा जाएगी। इसका मतलब यही है कि जिन जिन प्रतिरोधों में धारा बराबर बराबर जाती है वो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है धारा समान, ठीक है। उसके बाद में समांतर क्रम का कैसे पता चलता है? तो यहाँ ये समांतर क्रम में है। इसके लिए अपन देखें तो बैटरी से ली गई धारा आई, यहाँ इस संधि, इस जंक्शन पर, यह जंक्शन है, संधि है। क्या होती है संधि? जहाँ दो से अधिक शाखाएं बढ़ती हो तो उसको अपन क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो यहाँ ये दो शाखाएं हैं, तो ये पॉइंट क्या हो गया? संधि का पॉइंट हो गया। तो इस वाले पॉइंट तक तो धारा क्या है? आई। उसके बाद में ये दो भागों में बट गई, कुछ इस प्रतिरोध में और कुछ इस प्रतिरोध में प्रवाहित हो रही है। तो जो इसमें जा रही है I1 और शेष जो है I2 इसमें। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं कि भाई दोनों प्रतिरोधों में धारा क्या है? अलग अलग है। और ये भी अपने को पता है कि I1 प्लस I2 बराबर क्या होना है? I। जैसे 10 एम्पियर धारा ये थी, जिसमें से मान लो 3 एम्पियर धारा इसमें जा रही है, तो इसमें कितनी जाएगी? 7। तो इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और 7 10, यानी I1 प्लस I2 बराबर I। तो सीधा सीधा यही है। ऐसे ही अपन देखते हैं श्रेणी और समांतर को इसी तरीके से समझा जाता है कि जिन प्रतिरोधों में समान मान की धारा बहती है श्रेणी संयोजित होते हैं, और जिन प्रतिरोधों में धारा अलग अलग प्रवाहित होती है उनको समांतर संयोजित मानते हैं। अब ओम का नियम जो अपन ने पढ़ा था 10th क्लास में, V बराबर IR, R बराबर V बट्टे I, R प्रतिरोध है और V विभवांतर है, I धारा है। तो इस फॉर्मूले में जो प्रतिरोध है उसमें कितनी राशियां हैं? 2 राशियां, विभवांतर और धारा। तो यहाँ अपन एक राशि के बारे में तो पढ़ चुके हैं, धारा के बारे में। तो यहाँ से अपन इस सूत्र के अनुसार समझ सकते हैं कि भाई जहाँ धारा समान होगी वहाँ विभवांतर क्या होगा? अलग होगा, अलग अलग होगा। इसका मतलब ये है कि आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखना है कि जो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में होते हैं उन सब प्रतिरोधों में धारा तो समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और इसमें धारा अलग अलग है, इसका मतलब समान कौन है? विभवांतर समान। तो ये कॉन्सेप्ट है किसका? समांतर क्रम संयोजन का। यहाँ से ये भी समझ के आए कि अगर धारा अलग अलग है तो I1 प्लस I2 बराबर क्या होगा? I बराबर I1 प्लस I2। और इसमें अपन देखें तो धारा तो सेम है, इसलिए अपन ने I दर्शाई दोनों में, लेकिन विभवांतर अलग है तो V1 और V2। और वो किसका, इसका योग किसके बराबर होगा? बैटरी के। यहाँ तो V बराबर क्या लिखेंगे? V1 प्लस V2। तो जब श्रेणी क्रम संयोजन प्रतिरोधों के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो ये वाले इससे अपन स्टार्ट करते हैं, V बराबर V1 प्लस V2 से। और इसका जब तुल्य प्रतिरोध निकालते हैं तो I बराबर I1 प्लस I2 से स्टार्ट अपन करते हैं, ठीक है। धारा सब में समान तो श्रेणी, धारा सब में अलग अलग तो समांतर। तो उसी के आधार पर अपन इसमें भी वो देखेंगे कि कौन से कैपेसिटर मतलब संधारित्र श्रेणी में है और कौन से समांतर में। तो उसके आधार पर ये तो किसमें है? श्रेणी में, और ये किसमें है? समांतर में। अब ध्यान दो कि जो धारिता का जो सूत्र होता है वो होता है C बराबर Q बट्टे V। प्रतिरोध का सूत्र होता है R बराबर V बट्टे I। प्रतिरोध में तो विभवांतर धारा होते हैं,
संधारित्र की धारिता में आवेश और विभवांतर होते हैं, मतलब विभवांतर तो दोनों में है, लेकिन इसमें धारा की जगह क्या है, आवेश। तो धारा की जगह अपन यहाँ क्या पढ़ेंगे, आवेश पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आवेश। तो वहाँ जो लिखा हुआ ना धारा समान, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आवेश समान, और उसमें क्या लिखा हुआ, विभवांतर अलग अलग, तो यहाँ भी विभवांतर अलग अलग। ऐसे ही धारा अलग अलग मतलब आवेश अलग अलग और विभवांतर समान, यानी विभवांतर समान। तो अब ध्यान दो कि अपन श्रेणी संयोजन को परिभाषित करें संधारित्र के लिए, तो ऐसे संधारित्र जो जिनमें क्या हो, सब में आवेश का मान तो समान हो लेकिन उनमें विभवांतर अलग अलग हो, तो इस प्रकार से जोड़े गए संधारित्र किस क्रम में माने जाते हैं, श्रेणी क्रम में। ऐसे ही ऐसे संधारित्र जिनमें आवेश तो अलग अलग है लेकिन विभवांतर समान है, तब इस प्रकार से जोड़े गए संधारित्र समांतर क्रम में संयोजित माने जाते हैं। अब अपने को इस बात को समझना है, जैसे धारा वाले तो अपन समझ में आ गए कि भाई ये धारा कहीं नहीं बट रही, तो सब में बराबर जा रही, ये धारा इस जंक्शन पर आकर बट गई, तो ये कुछ इसमें चली गई, शेष इसमें चले। तो धारा के लिए तो अपने को साफ साफ समझ में आ रहा है कि इसमें धारा समान है और इसमें अलग अलग है। अब आवेश को समझना है, इस संधारित्र वाले में किसको समझना है, आवेश को। मतलब यहाँ आवेश इसमें भी समान इसमें भी समान, इसलिए Q1 Q2 न लिखकर क्या लिख रहे हैं, Q, विभवांतर V1 और V2। अब देखना है कि वो आवेश समान है दोनों में किस प्रकार से। तो इसके लिए अपन इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखें कि भाई ये पहला संधारित्र और ये दूसरा संधारित्र, और इनको जोड़ा गया है इस तरीके से प्लस माइनस, मतलब बैटरी से, ठीक है। अब संधारित्र A, संधारित्र B, अब ये जो A संधारित्र है उसकी ये वाली प्लेट, पहली प्लेट किससे जुड़ी हुई है, धनावेशित सिरे से जुड़ी हुई है, तो इस पर कैसा आवेश आ जाएगा, धनावेश आ जाएगा। कैसा आवेश आ जाएगा, इस पर धनावेश आ जाएगा। अब देखो ये जो दूसरी प्लेट है A की, उसमें प्रेरण के कारण यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और इस ओर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो प्लस है, ये जो दूसरी प्लेट पर जो प्लस है, ये वाला यहाँ ऐसे प्रवाहित होगा, ठीक है, इससे होकर प्रवाहित होगा, और वो किस पर आ जाएगा, वो इस वाले पर आ जाएगा, मतलब दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट पर आ जाएगा। प्रेरण के कारण दोबारा से यहाँ तो क्या आ जाएगा, माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर क्या होगा, प्लस। तो इस तरीके से ये आगे से आगे ये क्रम क्या होता रहता है, चलता रहता है। तो ये ध्यान दो, ये संधारित्र बन गया, ठीक है। अब आवेश तो क्या समान है ना, जैसे मान लो यहाँ 4 कूलाम आवेश है, क्या है यहाँ पर 4 कूलाम आवेश, तो प्रेरण के कारण यहाँ कितना ऋण आवेश आएगा, -4 कूलाम, और यहाँ कितना धनावेश आएगा, +4 कूलाम। वो +4 कूलाम है, वो यहाँ से ऐसे गति करता हुआ इस पर आ जाएगा, इसका मतलब इस पर भी कितना आएगा, +4 कूलाम, और प्रेरण के कारण यहाँ कितना आएगा, -4। तो इन पर जो संधारित्र, इस वाले संधारित्र पर अगर आवेश का परिमाण देखें तो कितना है, 4। इस संधारित्र पर अगर आवेश का परिमाण देखें तो कितना है, 4। तो आवेश क्या दोनों पर समान है। तो इसमें अपन समझ में आ चुका है कि श्रेणी में आवेश क्या होता है, सब संधारित्रों पर समान होता है, और ऐसे ही इस समांतर क्रम संयोजन में आवेश क्या होगा, अलग अलग होगा। अब उसके बाद में ध्यान दो कि जो राशि अलग अलग होती है ना, जैसे इसमें धारा क्या थी, समान थी, और इसमें धारा क्या थी, अलग अलग थी। तो ये राशि अलग अलग है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाई I1 + I2 का योग किसके बराबर होना चाहिए, I के। जैसे एक बार दोबारा से, जैसे 10 एम्पियर धारा बैटरी से ली गई, 4 इसमें चली गई, 6 इसमें जाएगी, भाई शेष कितनी बची, 6। तो 4 I1 है और I2 का मान 6 है, तो 4 और 6 10 होते हैं। इसका मतलब I1 + I2 क्या है, I।
तो आप क्या कहोगे कि वो जो अलग अलग राशि है उसको अपन ऐसे लिखेंगे I1 + I2 बराबर I। इसमें अलग कौन है? विभवांतर। जैसे यहाँ का विभवांतर V1 है, इस पर विभवांतर V2 है, तो V1 + V2 क्या लिखेंगे? V। तो जो राशि अलग अलग है उसको अपन इस तरीके से लिखेंगे। तो सेम उसी प्रकार से ध्यान दो, यहाँ अलग अलग कौन है? विभवांतर। तो क्या लिखेंगे अपन? V बराबर V1 + V2। इसमें अलग अलग कौन है? इसमें देखो धारा, तो धारा क्या यहाँ से बट रही है ना, धारा बट रही है, जबकि अपन धारा की बात नहीं करते, किसकी बात करते हैं? आवेश की। तो यहाँ आवेश अलग है और यहाँ आवेश अलग है, तो यहाँ Q1 और यहाँ Q2, तो क्या लिखेंगे? Q1 + Q2 बराबर Q। ठीक है, तो जो राशि अलग अलग होती है उसको अपन इस तरीके से लिखकर, और जो संयोजन का जो तुल्य है, यहाँ तुल्य धारिता होगी, यहाँ अपन क्या बोलते हैं? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध। यहाँ क्या बोलेंगे? संयोजन की तुल्य धारिता। इसमें इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट हो गया और इसमें इस वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट होगी। अब एक बार दोबारा से जैसे अपन पढ़ते थे कि भाई तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध का मतलब क्या है? तुल्य प्रतिरोध, तुल्य का मतलब समान। जैसे ये दो प्रतिरोध जोड़े गए R1 और R2, R1 और R2, ठीक है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध, इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध मान लो क्या है? R। क्या है? R। तो इसका मतलब यह है कि इन दोनों के तुल्य है R, मतलब इन दोनों को आप हटा सकते हो और उसकी जगह ये अकेला लगा सकते हो, तो बराबर काम ही होगा। जो काम ये दोनों मिलकर कर रहे हैं ऐसे श्रेणी में, वो काम कौन करेगा? इन दोनों के श्रेणी का तुल्य प्रतिरोध है वो अकेला कर देगा। ठीक है, जैसे आपको ये पता है कि ये 2 ओम है और ये 3 ओम है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 5 ओम। तो या तो आप एक 2 ओम का, एक 3 ओम का प्रतिरोध श्रेणी में लगा दूं। अगर आपके पास एक 5 ओम का प्रतिरोध है, इन दोनों को हटाकर आप वो अकेला 5 ओम का लगाओगे तो परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा परिपथ। तो यह तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है। तो दिए गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का क्या मतलब है? उन दिए गए प्रतिरोधों को हटाकर अगर उनके तुल्य प्रतिरोध को लगा दे तो बराबर ही रहेगा, यानी परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, परिपथ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब इनकी जरूरी क्यों होती है? इनकी जरूरी इसलिए होती है, जैसे मान लो आपको किसी परिपथ में कितने ओम का प्रतिरोध लगाना है? 5 ओम का, और उस समय मान लो लैब में 5 ओम का प्रतिरोध अपने पास में उपलब्ध नहीं है, छोटे प्रतिरोध उपलब्ध है, 1 ओम का है, 2 का है, 3 का है, 4 का है, लेकिन 5 ओम का प्रतिरोध नहीं है। तब आप क्या करोगे? लगाना तो कितने का है? 5 का ही है। तब आप क्या कर सकते हो? एक 2 ओम का लिया और एक 3 का लिया, दोनों को श्रेणी में जोड़ दिया, तो अपने आप कितने का बन गया? 5 ओम का। या फिर जैसे मान लो आपके पास में 1 ओम का प्रतिरोध है और 2 ओम का है, जितने प्रतिरोध है वो सारे किसके? या तो 1-1 ओम के या किसके? 2-2 ओम के। जबकि आपको वहाँ प्रतिरोध कितना लगाना है? 5, और वो नहीं है, 3, 4, 5 ये वाले प्रतिरोध आपके पास में ही नहीं। तो आप क्या करोगे? या तो 5 1-1 ओम के प्रतिरोध लगा दो, किस क्रम में? श्रेणी क्रम। या फिर 2 प्रतिरोध 2-2 ओम के और 1 प्रतिरोध 1 ओम का, तीनों किस क्रम में लगा देंगे? श्रेणी क्रम। कितना का काम करेगा? 5 ओम। तो इसलिए अपन ये जो संयोजन है वो पढ़ते हैं। ऐसे ही समांतर क्रम वाले के लिए, ऐसे ही किसके लिए? समांतर क्रम वाले के लिए। ठीक है, इनका तुल्य प्रतिरोध का सूत्र आपको याद है कि श्रेणी में तुल्य प्रतिरोध जो R मानते वो जो कैलकुलेट करने के बाद में किसके बराबर आता है? R1 + R2 के। और इसमें क्या सूत्र होता है? 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो इसका जो तुल्य प्रतिरोध है R, वो इस सूत्र से अपन ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ा है, 12th फिजिक्स में भी अपन पढ़ेंगे 5 नंबर चैप्टर में। ठीक है, क्या? तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना। ठीक है, जिसके बारे में आप पहले से परिचित हैं, सूत्र आपको डायरेक्टली याद है, और हो सकता है कि ये अपने को डेरिव करने भी आते हो, निकालने भी, ये सूत्र प्राप्त करने भी आपको आते हो। ठीक है, इनको दोबारा भी पढ़ेंगे। अब सेम टू सेम वही प्रोसेस, वही काम,
संधारित्रों के लिए करेंगे। संधारित्रों की क्या ज्ञात करनी है? तुल्य धारिता। जैसे इसकी धारिता 2 है, इसकी धारिता 3 है, 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में लगाए गए, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ऐसे ही 2 संधारित्र समांतर क्रम में लगाए गए, इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। तुल्य धारिता का मतलब क्या हो गया? एक ऐसा संधारित्र जिसको अपन उन दिए गए संधारित्रों को उठाकर लगाएं तो बराबर ही क्या होगा? काम होगा, परिपथ में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जैसे प्रतिरोध के लिए अपन समझते हैं। ठीक है, तो अब ये इतना समझ में आ गया, ये जनरल अपने को पता होना चाहिए कि अपन क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, और ये सूत्र प्रतिरोध का ये जो अपन प्राप्त करते हैं श्रेणी क्रम का, उसको अपन कहाँ से स्टार्ट करते हैं? इससे स्टार्ट करते हैं, और इससे स्टार्ट करने के बाद में अपन क्या लगा देते हैं? ओम का नियम। और इसमें यह सूत्र किससे प्राप्त होता है? यहाँ से स्टार्ट करने से, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो यह वाला सूत्र प्राप्त होता है, और बीच में क्या लगाते हैं? ओम का नियम, V बराबर IR। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ इनका तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। तो क्या करेंगे अपन? स्टार्ट कहाँ से करेंगे? जो राशियाँ क्या है? अलग अलग है, इसमें विभवांतर अलग अलग है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे V बराबर V1 प्लस V2 से। तो यहाँ से स्टार्ट करके अपन तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। किसका सूत्र प्राप्त करेंगे? तुल्य धारिता का सूत्र प्राप्त करेंगे। आपको नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि भाई इसमें जैसे R1 प्लस R2 आता है ना श्रेणी में, वो इसमें समांतर में आता है। इसमें जो समांतर में आता है वो इसमें किस में आता है? श्रेणी में। मतलब जैसे आपने मान ली तुल्य धारिता कितनी? C, तो किस सूत्र से ज्ञात करेंगे? 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2, इस सूत्र से अपन प्राप्त करेंगे। ठीक है, प्राप्त करने का तरीका क्या होगा? सेम ही होगा। जरूर ध्यान दो, इस पर अलग अलग राशि जो होती है उससे स्टार्ट करते हैं, विभवांतर अलग है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में इसमें तो किसका नियम लगाते हैं? ओम का नियम। इसमें किसका नियम लगाएंगे? धारिता का सूत्र, मतलब C बराबर Q/V, और ये सूत्र लगाएंगे तो ये वाला सूत्र प्राप्त हो जाएगा। और इसमें समांतर क्रम में जो सूत्र आएगा तुल्य धारिता का, वो आएगा C बराबर C1 प्लस C2। ये धारिता तुल्य धारिता C किसकी है? समांतर क्रम की है। मतलब एक दूसरे के क्या हो गए? विपरीत हो गए। श्रेणी क्रम में ऐसा आता है, जबकि ये किस क्रम में आता है? समांतर क्रम में। ऐसे ही समांतर क्रम में ऐसा आता है, लेकिन ये किस में आता है? श्रेणी क्रम में। तो ये डायरेक्टली आपको याद रखने कि भाई ये इनके सूत्र क्या होते हैं? इसके बिल्कुल से क्या होते हैं? विपरीत होते हैं। ज्ञात करने का तरीका क्या है? वही है। यहाँ पर ओम का नियम न लगा के क्या करते हैं? ये वाला सूत्र। वैसे यहाँ पर इससे ये प्राप्त करेंगे ना, तो ओम का नियम नहीं लगाएंगे, कौन सा सूत्र लगाएंगे? ये वाला। इस तरीके से बिल्कुल से इजी डेरिवेशन है इसकी, 5 मिनट की डेरिवेशन है दोनों। तो अब ये अपन ने समझ लिया कि श्रेणी क्रम क्या होता है, समांतर क्रम क्या होता है, किनका? संधारित्रों का। और अब क्या करना है? उनकी धारिता का सूत्र। कौन सी धारिता? तुल्य धारिता। तो टॉपिक क्या हो गया? श्रेणी संयोजन की तुल्य धारिता का सूत्र ज्ञात करना, या धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। तो अब इसमें ध्यान दो, आपने 2 संधारित्र लिए C1 और C2 धारिता के, ठीक है, इस तरीके से दर्शाए। अब आपको पता है कि श्रेणी है तो प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होती है, और प्रतिरोधों में धारा अलग अलग होती है। यहाँ धारा की जगह क्या होता है? आवेश। तो संधारित्रों में आवेश अलग अलग नहीं, सॉरी, क्या होता है? समान। दोबारा से ध्यान दो, अगर प्रतिरोध होते श्रेणी क्रम में तो आप क्या कहते कि धारा क्या होती? समान होती। लेकिन यहाँ क्या है? संधारित्र, तो धारा की जगह क्या होगा? आवेश। तो धारा की जगह आवेश होगा, तो इसका मतलब आवेश क्या होगा? समान होगा। इसमें भी Q और दूसरे में भी Q। एक चीज़ समान हो गई तो दूसरी क्या होगी? अलग अलग। तो V1 और V2, इस तरीके से आप C1 C2 Q V1, और ये क्या है? कोमा, और Q कोमा V2। जो बैटरी जोड़ी गई है उसका जो विभवांतर है वो कितना मान लिया? V मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दो, आपको ज्ञात करना है तुल्य धारिता। तो कैसे लिखोगे?
इस डायग्राम से पहले लिखोगे माना दो संधारित्र जिनकी धारिताएं क्रमशः C1 तथा C2 है, इनको V विभवांतर की बैटरी से श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। अब इनकी क्या ज्ञात करनी है, संयोजन की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। ठीक है, अब तुल्य धारिता का सूत्र अपन जो अलग अलग राशि होती है वहाँ से ज्ञात करेंगे। तो इसमें अलग अलग राशि क्या है, V1 और V2, तो आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, V1 प्लस V2 बराबर V1 इस संधारित्र के लिए, V2 इस संधारित्र के लिए, और ये जो V है वो किसके लिए है, इस बैटरी के लिए। तो V बराबर V1 प्लस V2, समीकरण नंबर 1। उसके बाद में अपन क्या करते हैं, उसके बाद में उसमें तो ओम का नियम लगाते हैं। यहाँ किसका, धारिता का सूत्र। तो धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता का सूत्र होता है C बराबर Q बटा V। धारिता का सूत्र क्या होता है, C बराबर Q बटा V। आपको यहाँ से ज्ञात क्या किसके मान करने हैं, V के। तो आप क्या लिख सकते हो इस सूत्र से, इस सूत्र से अपन लिख सकते हैं कि V बराबर क्या हो गया, Q बटे C। V बराबर Q बटे C, मतलब ये V के पद है ना, तो आपको यहाँ से V का पद ही लिखना है। अब आप यहाँ मान लोगे कि भाई माना संयोजन की तुल्य धारिता, संयोजन की तुल्य धारिता जो है वो क्या है, C है। मतलब इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इन दोनों की तुल्य धारिता कितनी है, C है। ठीक है, तो अब इसके बाद में देखो ये V का जो फॉर्मूला है, ये पहले के लिए दूसरे के लिए, मतलब पहले संधारित्र के लिए यहाँ लगाना है, दूसरे संधारित्र के लिए मतलब यहाँ लगाना है, और V का मतलब कहाँ लगाना है, बैटरी के लिए। तो तीनों जगह, पहले संधारित्र के लिए, दूसरे संधारित्र के लिए और बैटरी के लिए, तीनों के लिए अपन ये वाला सूत्र लगाएंगे और किसकी वैल्यू प्राप्त करेंगे, V1, V2 और V की, और इसको इस समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो अब ध्यान दो, सबसे पहले आप इसके लिए लगाओ, तो क्या सूत्र लगाना, V बराबर Q बटा C, V बराबर Q बटा C। अब पहले के लिए लगाना ना अपने, तो पहले के लिए यहाँ ध्यान दो, V की जगह क्या है V1, Q की जगह क्या है Q, और C की जगह क्या है C1। तो यह तो हो गया पहले संधारित्र के लिए, किसके लिए, पहले संधारित्र के लिए। ऐसे ही V2, फिर से V बराबर क्या लिखना है, Q बटा C, V बराबर Q बटा C। अब किसके लिए लगाना, दूसरे संधारित्र के लिए, तो V की जगह देखो क्या है V2, तो V2, Q की जगह क्या है Q, तो Q ही है यहाँ पे, और C की जगह क्या है C2, तो ये आ गया C2। अब उसके बाद में आगे अपने को क्या करना है भाई, 1, 2, 3 वैल्यू निकालनी है ना, तीसरी वैल्यू है V, ये किसके लिए है, बैटरी के लिए। तो अब ये जो नियम है ना अपना ये वाला, वो किसके लिए लगाएंगे, बैटरी के लिए। तो दोबारा से देखो V बराबर Q बटा C, V बराबर Q बटा C। अब इसको बैटरी के लिए बदलना है, तो बैटरी के लिए यहाँ कितना लिखा हुआ है V, तो यहाँ भी क्या आएगा V। उसके बाद में यहाँ ध्यान दो, ये जो आवेश है वो किससे लिए गए, यहाँ से ऐसे ही है ना, जैसे धारा ली जाती है वैसे। तो यहाँ ये Q है, ये Q है, कहाँ से आए, इससे। तो इसका मतलब यहाँ भी क्या होगा Q। ध्यान दो एक बार इधर, जैसे यहाँ धारा आई है, यहाँ धारा आई है, ठीक है, सेम धारा जा रही है, लेकिन किससे ली गई है, बैटरी से। तो वो अपन कहाँ से कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं ना। तो सेम वैसे ही यहाँ आवेश Q है, यहाँ आवेश Q है, कहाँ से, यहाँ से है ना। तो यहाँ भी क्या आएगा Q, तो Q की जगह Q। अब आगे क्या है इसमें C का मतलब, आप यहाँ की C का मतलब क्या हो गया, यहाँ का C का मतलब हो गया तुल्य धारिता। यहाँ का C का मतलब क्या है, पहले की धारिता। यहाँ की C का मतलब क्या है, दूसरे संधारित्र की धारिता। और यहाँ जब आप C देखो तो उस C का मतलब क्या है, इसकी तुल्य धारिता। तो तुल्य धारिता को कितना मानना है C, तो C की जगह क्या आएगा C। तो एक बार दोबारा से ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो राशि अलग होती है। इसमें
एक राशि कौन कौन सी होती है, आवेश और विभवांतर। आपको बता आवेश तो समान होगा, श्रेणी है तब आवेश क्या होगा, समान। तो अलग अलग कौन होगा, विभवांतर। ठीक है, और ये आप यहाँ लिखोगे भी शुरुआत में, ये चीज आप यहाँ लिखोगे, श्रेणी में आवेश प्रत्येक संधारित्र पर समान परंतु विभवांतर क्या होता है, अलग अलग होता है। ये लाइन आप लिखोगे स्टार्टिंग में। विभवांतर क्या होता है, जो राशि अलग अलग होती है उससे को अपन ऐसे लिखते हैं, जैसे V1 V2 किसके बराबर होगा, इनका योग V के, V मतलब यहाँ के लिए, तो V बराबर V1 प्लस V2। तो यहाँ जब यहाँ लिख रहे हो ना V, तभी आपको पता हो जाना चाहिए V किसके लिए है, बैटरी के लिए। अब इसमें अपन किसका सूत्र लगाएंगे, धारिता का सूत्र, ये वाला C बराबर Q बटा V। इससे आपको किसके मान ज्ञात करने, V के, तो V बराबर क्या आ गया, Q बटे C। अब इस उत्तर को एक बार ये ज्ञात करना, ये ज्ञात करना और ये ज्ञात करना। ये ज्ञात करने का मतलब पहले संधारित्र के लिए, ये ज्ञात करने का मतलब दूसरे संधारित्र के लिए, ये नियम लगाना है V बराबर वाला। और V का मतलब कहाँ लगाओगे, ये वाला नियम कहाँ लगाओगे, बैटरी के लिए। अब देखो सबसे पहले आप V1 ज्ञात कर रहे हो, किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, इस वाले से। ठीक है, तो ये सूत्र दोबारा लिखा है यहाँ पर, V बराबर Q बटे C। अब पहले संधारित्र के लिए लगा रहे हैं ना अपन, तो यहाँ ध्यान दो क्या है, V1, तो यहाँ क्या आ गया, V1। उसके बाद में Q की जगह क्या है, Q, C की जगह क्या आएगा, C1। ठीक है, ऐसे ही दूसरे के लिए भाई अब क्या ज्ञात करना, V2, तो दूसरे पर ध्यान दो, यही सूत्र अपने को दोबारा लिखना है, V बराबर Q बटा C। अब इसको ये दूसरे के लिए करना है ना, तो V की जगह है V2, Q की जगह Q है ही, और C की जगह क्या है, C2। तो V1 ज्ञात कर लिया आपने, V2 भी ज्ञात कर लिया। अब तीसरा क्या ज्ञात करना है, V। जब आपने यहाँ लिखा था तो V का मतलब क्या लिखा था, बैटरी के लिए। तो ये जो नियम है ना, ये किसके लिए लगाओगे, बैटरी के लिए। तो एक बार दोबारा लिख दिया, V बराबर Q बटा C। अब बैटरी पर नज़र करो, बैटरी पर यहाँ क्या है, V, तो V। अब ये बैटरी पर आवेश कितना आएगा, तो ध्यान दो, ये Q आवेश, ये Q आवेश, इसका मतलब क्या है, इसको कैसे समझेंगे, जैसे यहाँ श्रेणी में लिखा है ना अपन, धारा बराबर जाएगी, इसमें भी आई, इसमें भी आई, लेकिन वो आएगी कहाँ से, बैटरी से। तो इसका मतलब वो आई कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ पर। वैसे ही यहाँ आवेश Q है, यहाँ भी Q प्रवाहित है, तो वो कहाँ से, वो यहाँ से, मतलब वो Q आप यहाँ लिखोगे। ठीक है, तो Q की जगह क्या आएगा, Q। और अब यहाँ आपको देखना है कि धारिता क्या लिखेंगे, C1 लिखेंगे या C2 लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, धारिता C। कौन सी धारिता लिखी जाती है यहाँ पर कौन सी धारिता लिखी जाती है, तुल्य धारिता। तो आपको यहाँ लिखा हुआ ना, संयोजन की तुल्य धारिता क्या है, C। इस तरीके से ये तीनों आए समझ में। अब इन तीनों के मान किस किस के, V1 और V2 के मान, तीनों मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। जैसे इनको समीकरण 1 में रखेंगे तो V की जगह क्या लिखना है, Q बटे C। V की जगह क्या लिखना है, Q बटे C। फिर बराबर V1 की जगह क्या लिखना है, V1 की जगह लिखना है Q बटे C1। फिर प्लस V2 है ना, V2 की जगह Q बटे C2, Q बटे C, Q कॉमन आ रहा है, 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C2, Q से Q कैंसिल, तो 1 बटा C बराबर 1 बटा C1 प्लस 1 बटा C। तुल्य धारिता क्या मानी आपने, C। किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, इस वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। कितने संधारित्र लिए थे, 2, हो सकता है कितने संधारित्र हो, 3। तब सूत्र कहाँ तक हो जाएगा, 1 बटे C1 प्लस 1 बटे C2 प्लस 1 बटे C3। ऐसे 4 हो तो 4 तक, 5 हो तो 5 तक, कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आप नीचे ऐसे भी लिख सकते हो, यदि कितने संधारित्र, यदि n संधारित्र श्रेणी क्रम में हो,
श्रेणी क्रम में हो तो तुल्यधारिता C कैसे ज्ञात करेंगे? 1/C जितने भी दे रखे हैं सबकी धारिताओं को 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 1/C3 ऐसे जैसे 3 दे रखे तो 3 तक, 4 दे रखे तो 4 तक, 5 दे रखे तो 5 तक। ऐसे अपन ने कितने माने? n, तो जितने हैं 5 है तो 5 तक। इसका मतलब क्या है? जितने दे रखे हैं उतने तक करो। 6 तक है तो 6 तक करो, 7 तक है तो 7 तक करो। इस तरीके से अपन यह आ गया क्या? श्रेणी क्रम संयोजन में जोड़े गए संधारित्रों की तुल्यधारिता का सूत्र। ठीक है, सिंपल है, समझ में आ गया होगा। और यह भी आपको साथ साथ याद रखना है। प्रतिरोधों के लिए तो क्या होता है? तुल्य प्रतिरोध श्रेणी का R1 + R2 ऐसे सीधा होता है, लेकिन संधारित्रों के लिए श्रेणी क्रम कैसा होता है? इस तरीके का 1/C1 + 1/C2। ठीक है, तो यह तो है श्रेणी क्रम संयोजन। अब 2 नोट पॉइंट है, उसके बारे में अपन ध्यान देंगे। पहला तो यह है कि जैसे मान लो आपको कोई संधारित्र दिए गए, ठीक है, 2 संधारित्र है जिनकी धारिता जो है वो पहले की भी 2 है, दूसरे की भी कितनी है? 2, दूसरे की भी कितनी है? 2। जैसे 2 माइक्रोफेड 2 धारिता है, मतलब 2 संधारित्र है जिनकी धारिता ही है। ये किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में। ठीक है, अब इनका तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो तुल्य धारिता क्या मान ली? C, तो 1/C बराबर 1/C1, तो C1 की जगह 2 प्लस 1/C2, इसकी जगह भी 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया? लघुत्तम लेके करेंगे 1 + 1 बराबर 2/2 यानी 1। तो 1/C का मान 1 है, तो C का मान भी कितना हो गया? 1। तो ये मान किसका? 1/C का, और यही किसका? C का। तो C का मान कितना आ गया? 1 माइक्रोफेड। तो इससे अपन क्या देख रहे हैं? जो दिए गए संधारित्र है उनकी धारिता कितनी थी? 2 और 2। जो तुल्य धारिता का संधारित्र आया उसकी धारिता कितनी है? 1। तो ये तुल्य धारिता इनसे कम है या अधिक? कम। ठीक है, ये इनसे कम। ऐसे ही मान लो एक संधारित्र है जिसकी धारिता है 2 माइक्रोफेड, एक संधारित्र है जिसकी जो धारिता है वो अपन मान लेते हैं 3 माइक्रोफेड, और तीसरे की 6 माइक्रोफेड। श्रेणी क्रम का तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, तो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। तुल्य धारिता क्या मान ली? C, तो 1/C। अब इसके बाद में ध्यान दो, लघुत्तम 6, 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, तो ये कितना हो गया? 6/6 बराबर 1। तो 1/C का मान कितना आया? 1, और 1/C 1 है, तो उस C का मान भी कितना होगा? 1। भाई इसका उल्टा करेंगे 1 ही आएगा ना। तो अब भी ध्यान दो, दिए गए संधारित्र की धारिता तो 2, 3, 6 है, लेकिन तुल्य धारिता कितनी आई? 1। मतलब अब की बार भी क्या आई? कम आई। और कोई अपन ले लेते हैं, जैसे 2 संधारित्र है, एक है 5 माइक्रोफेड और एक है 10 माइक्रोफेड। ठीक है, तुल्य धारिता ज्ञात करनी है, 1/5 प्लस 1/10, तो कितनी हो गई? 10, 2 और 1, 3/10, 1/C। तुल्य धारिता कितनी है? 3/10 नहीं है, ये जरूर ध्यान रखना है, ये तो 1/C है। तुल्य धारिता आपने क्या मानी थी? C। तो तुल्य धारिता का मान कितना हो गया? 10/3। तो ये गलती मत कर देना कहीं भाई, यहाँ तक उत्तर मत छोड़ देना कि भाई तुल्य धारिता 3/10 है। क्यों? क्योंकि ये तो 1/C है ना,
जबकि तुल्य धारिता क्या है C, और उसका मान कितना आया 10/3। अगर आप सरल करो इसको तो 3.3 कुछ आएगा। अब ध्यान दो फिर से, ये कितने धारिता का था दिया गया संधारित्र 5 और दूसरा कितने का था 10, लेकिन तुल्य धारिता कितनी आई 3.3। कम ही आ रही है ना, तो हमेशा कम ही आती है, हमेशा क्या आती है कम ही आती है। किसकी वजह से कब आती है कम? जब संधारित्रों को क्या करते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि श्रेणी क्रम कब काम में लेते हैं, श्रेणी क्रम कब काम में लेते हैं? जब अपने को ऐसी धारिता का संधारित्र चाहिए, ऐसी धारिता का संधारित्र चाहिए जिसका मान क्या हो कम हो, किनसे? दिए गए संधारित्र से। जैसे मान लो आपके पास लैब में एक 5 माइक्रोफेड का संधारित्र है, एक 10 माइक्रोफेड का संधारित्र है। आपको बस ये दो ही वैरायटी के, आपके पास ये दो ही वैरायटी के संधारित्र है। आपको कम संधारित्र चाहिए, कम धारिता का संधारित्र चाहिए, 5 से भी कम चाहिए, 10 से भी कम चाहिए, ठीक है ना। जबकि उपलब्ध तो ये दो ही है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो वहाँ पर, उसके लिए श्रेणी क्रम काम में लोगे। क्या करोगे? श्रेणी क्रम। वजह से 5 से भी क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए, जबकि है नहीं आपके पास 5 फेरेड माइक्रोफेड का क्या संधारित्र, जबकि कम चाहिए ना, तो क्या कर देंगे उनको श्रेणी। तो ये लिखना नोट पॉइंट में, नोट पॉइंट में यही लिखना क्या, यदि दिए गए या उपलब्ध, ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि उपलब्ध संधारित्रों, यदि उपलब्ध संधारित्रों में से कम धारिता के संधारित्र की आवश्यकता हो, तो इन संधारित्रों को का कौन सा क्रम काम में रहते हैं? कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन काम में लेते हैं। यह हो गया, ठीक है। समझ में भी आ गया होगा ये कि अगर आपको कम धारिता का संधारित्र चाहिए जबकि आपके पास बड़े धारिता के संधारित्र है, तो आप उनको श्रेणी क्रम में एडजस्ट करके कम धारिता कर सकते हो, कम धारिता कर सकते हो। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस वाले टॉपिक को, इसी को, कि श्रेणी क्रम संयोजन से, श्रेणी क्रम संयोजन से प्राप्त धारिता, प्राप्त संधारित्र की धारिता दिए गए संधारित्र की धारिताओं से भी क्या होती है कम प्राप्त होती है। दिए गए संधारित्र की धारिताओं से भी क्या होती है कम प्राप्त होती है। जैसे एक 2 का है, एक 3 का है, एक 5 का, ठीक है। अब इनका तुल्य धारिता कितनी हो गई? पंद्रह और 10 25 और 6 31। ये तुल्य धारिता नहीं है, यह तो 1/c है। तुल्य धारिता कितनी होगी? 30/31। 30 में 31 का भाग देंगे तो 1 से कम ही आएगा ना, मतलब 0 पॉइंट कुछ आएगा, 0 पॉइंट कुछ, 0 पॉइंट जैसे 9। कितनी धारिता का आया? तुल्य धारिता कितनी आई? 0.9। यह कितना था पहले? 2। दूसरा कितना था? 3। तीसरा कितना था? 5। तो ऐसे लिख सकते हैं इस टॉपिक को, इसी को, कि श्रेणी क्रम से, श्रेणी क्रम से प्राप्त धारिता, प्राप्त धारिता दी गई धारिताओं में कम से कम जो धारिता है, कम से कम धारिता जैसे कितनी है? 2, उससे भी क्या होता है कम प्राप्त होता है, उससे भी क्या होता है कम प्राप्त होता है। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। और अब दूसरा नोट पॉइंट, दूसरा किस प्रकार से है? तो दूसरे के लिए आप मान लो कि जो भी संधारित्र दिए गए,
उन दिए गए संधारित्रों की सबकी धारिता बराबर है। जैसे आपके पास जितने भी संधारित्र हैं सब 5-5 के हैं। कितने के हैं? 5-5 के। ठीक है, 5-5 के कितने संधारित्र है? 4। अब इनकी तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो 1/c बराबर 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 बराबर कितना हो गया? 5। और यहाँ जोड़ने से कितना आ जाएगा? 4। ये 1/c और c का मान कितना आ गया? 4/5। 5/4 आ गया। 5/4। ऐसे एक और एग्जाम्पल, जैसे 7 के कितनी धारिता के? 7 धारिता के कितने हैं? 5। अब इनकी तुल्य धारिता 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 बराबर 1/c कितना आ गया? 5/7। 1/c है ना ये, और तुल्य धारिता c कितनी हो गई? 7/5। तो ऐसे देखो, आप एक दिमाग आपका चल रहा होगा कि जब इस तरीके से समान दिए गए ना, समान धारिता के संधारित्र, तो आपको इतना करने की जरूरी नहीं है। इतना करने की जरूरी नहीं, आप सीधा लिख सकते हो। जैसे यहाँ क्या है? 5/4। 5 क्या थी? 5 क्या थी? दिए गए संधारित्र की धारिता। 4 क्या है? उन संधारित्रों की संख्या। संख्या को क्या मान लो आप? n। संख्या को क्या मान लो? n। ये जो 5-5 दिए गए हैं ना धारिता, उसको क्या मान लो? c। तो क्या सूत्र हो गया? c/n। ऐसे इसमें देखो 7 क्या है? 7 है दिए गए संधारित्र की धारिता, तो क्या मान ली इसको? c/5 क्या? इनकी संख्या। संख्या को क्या मान लिया? n। तो c/n c/n। तो ये डायरेक्टली आप ऐसे ये न करके भी आप सीधा लिख सकते हो। जैसे मान लो आपको कहा जाए कितनी धारिता के 8 माइक्रोफेरेड। कितने? 8 माइक्रोफेरेड। इस धारिता के कितने संधारित्र है? इस धारिता के संधारित्र 9। कितने? 9। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम। इनका जो तुल्य धारिता होगी, तुल्य धारिता वो कितनी होगी? आप सीधा बता सकते हो कितनी होगी? 8/9। भैया ऐसा सब करोगे तो भी कितना आएगा? 8/9। और ऐसे आपने 2-3 करके देखे और आपको पता चला, एक निष्कर्ष आया कि इसमें कैसी वैल्यू आ रही है? 5/4। मतलब धारिता बटे संख्या 7/5, मतलब दी गई धारिता बटे संख्या। तो क्या सूत्र हो गया? दी गई धारिता बटे संख्या। तो दी गई धारिता 8 बटे संख्या कितनी है? 9। लेकिन ये कब लगाएंगे? जब सारे जो जितने भी संधारित्र है उनकी धारिता है सबकी क्या है? बराबर। तो इसको अपन नोट पॉइंट लगा के लिखें कि n समान संधारित्रों, n संख्या है, समान संधारित्र मतलब सबकी धारिता क्या है? समान है। ऐसे भी लिख सकते हो, समान धारिता के n संधारित्रों, समान धारिता के n संधारित्रों को श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर, श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर संयोजन की तुल्य धारिता कैसे ज्ञात करोगे? कितनी होगी? थोड़ी देर पहले बताया था ना, धारिता का मान, दी गई धारिता का मान बटे संख्या। मतलब क्या हो गया? c/n। c क्या है? जो दी गई धारिता, तो आपको यहाँ लिखना है c का मतलब जो धारिता है दी गई उसको आपको किससे लिखना है? c पे। तो समान धारिता c के n संधारित्र श्रेणी क्रम में संयोजित है, तो उस संयोजन की तुल्य धारिता c/n। ठीक है, तो ये 2 नोट पॉइंट है, इनको आप देख लेना, बिल्कुल सरल है। ठीक है, अब इसके बाद में अपन बात करें कि इसकी समांतर क्रम
संयोजन की। तो समांतर क्रम संयोजन अपन आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, और अब नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वीडियो नंबर 8, उसमें अपन सबसे पहले यही पढ़ने वाले हैं, समांतर क्रम संयोजन, और उस संयोजन की तुल्यधारिता का सूत्र प्राप्त करना। ठीक है, थैंक यू।